बचपन से राजनीति में लगाव के कारण मैं अक्सर नेताओं के भाषण सुनने के लिए चला जाता था और नेताओं के हर भाषण में मैंने सुना था जनता ही जनार्दन होती है। मुझे लगता था कि लुंगी गंजी में फटेहाल स्थिति में ये जनता आखिर जनार्दन क्या कैसे हो सकती है। मैंने जनार्दन का मतलब ढूंढा। जनार्दन का मतलब होता है भगवान कृष्ण, यानी जिनका विराट रूप है, जो सृजन करता है, जो संहारक है। तो जनता का इतना अधिकार, इतना पावरफुल है जनता। तो मुझे लगा कि नेता वोट देने के लिए, वोट लेने के लिए, जनता को मस्का लगाने के लिए, उनसे वोट पाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन इस बार जब 4 जून को परिणाम आया तो पहली बार मुझे लगा कि जनता सच में जनार्दन होती है। मैंने बचपन में यह भी देखा था कि जब किसी शादी में, किसी फंक्शन में कोई आइसक्रीम वाले के पास जाता तो वो आइसक्रीम उतना ही काटता था जितना उसके मालिक ने उसे काटने के लिए तय करके रखा हुआ था। मैंने कई बार पूछा कि आप आइसक्रीम बड़ा छोटा क्यों नहीं काटते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे मालिक ने तय कर दिया है कि आइसक्रीम का टुकड़ा इतना ही कटेगा। और इस बार 4 जून को जब परिणाम आया तो मैंने देखा कि आइसक्रीम के उसी टुकड़े की तरह जनता, जो मालिक है, उन्होंने वोट दिया और मात्र 30-35 सीट से बीजेपी को बहुमत नहीं पाने दिया, ताकि उनको नाक में नकेल लगे रहे और जनता अपनी बात कह सके और उसकी बात को सही तरीके से सुना जा सके। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। 4 जून को जो परिणाम आया उसकी चर्चा हो रही है चारों तरफ। कल शपथ ग्रहण समारोह भी है और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बन जाएगी। परंतु जो बलशाली बैल होता है, जो बलशाली गाय होती है, उसके दोनों नाक में एक नकेल लगाया जाता है और उस नकेल से उसे नियंत्रित किया जाता है ताकि वो बेहतर रूप से अपना काम कर सके। और जनता ने इस बार वही काम किया है। दोस्तों, इस बार के चुनाव परिणाम ने बहुत कुछ साबित कर दिया कि जो निष्क्रिय रूप से दिखने वाला चुनाव था, जिसमें लगता था कि वो कोई एक आदमी बहुत बलशाली है और कोई एक आदमी बहुत कमजोर है, उसने पूरी तस्वीर को जनता ने बदल करके रख दिया और अपनी ताकत का बरसों बाद एहसास करा दिया है। जीत हार के आकलन हो रहे हैं, ये अलग बात है कि जो जीती हुई पार्टी है, जो जीत के सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीट पा चुकी है, वो अपना आकलन कर रही है कि उन्हें सीट कम क्यों आया। और जिन लोगों को पूरी तरह नाउम्मीदी थी, उन्हें जरूरत से ज्यादा सीट मिला, तो वो सड़क पर उछल रहे हैं और उन्होंने मर्यादा की सीमाएं लांघ दी है। ये तय बात है, ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। लगातार 4 दिन से देखते हुए, महज 4 दिन में मैंने देखा कि जो नौजवान थे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, उन लोगों की भाषा, चाहे पत्रकार मौसमी सिंह के लिए उदंडता भरी हो या फिर आम आदमी के लिए उनकी भाषा मर्यादित थी। लेकिन हद तो यह हो गया कि जयराम रमेश जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी वरिष्ठ नेता भी अपने ट्विटर हैंडल पर जो पोस्ट लिख रहे थे, उससे उदंडता साफ दिखाई पड़ रही थी। नरेंद्र मोदी और भाजपा को सत्ता संभालने से ठीक पहले कांग्रेस ने अहंकार में अति कर दी थी। आपको याद होगा राज बब्बर का वो भाषण, जब उसने कहा था कि 5 रुपए में किसी भी गरीब का पेट भरा जा सकता है, जबकि यह संभव नहीं था। और जब उनसे मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उस सवाल के जवाब में गरीबों का उपहास उड़ाया गया। धीरे धीरे वो गरीब कांग्रेस से दूर होते गए और यही मौका था जब भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में केंद्र में काबिज हो गई। लेकिन लगातार 10 साल काम करने के बाद ऐसा लगने लगा, ऐसा हर व्यक्ति को लगता है, सिंहासन और सत्ता किसी भी व्यक्ति का दिमाग खराब कर सकती है, और ऐसा उन्हें लगने लगा कि अब निश्चित रूप से उनके बिना यह देश चल नहीं सकता और वे देश को चला नहीं सकते। ऐसी स्थिति में दल बदलू, भ्रष्टाचारी और परिवारवाद के शिकार लोगों को अपने पास शामिल किया गया। यहाँ तक कि उन लोगों को दरकिनार किया गया जो चुनाव के वक्त किसी कारण से नाराज हो गए थे। उन्हें पुचकारने तक की जरूरत नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनके नेता तथा उनके कार्यकर्ताओं ने नहीं जरूरत समझी। नतीजा, वो गुस्सा धीरे धीरे एक जगह जमा होता गया। और हद तो तब हो गई जब अयोध्या में लल्लू सिंह ने साफ साफ कह दिया कि वो 400 वोट इसलिए मांगने आए हैं
400 सीट इसलिए मांगने आए हैं कि वो संविधान को बदल देंगे। ऐसे ऐसे नेता जिन्हें पढ़ना लिखना समझना नहीं आता है, वो अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी करते हैं, और ऐसे बयानबाजी जो जनता के दिल को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है, ऐसी बयानबाजी जो जनता के बीच में डर पैदा करती है, वो निश्चित रूप से भी किसी भी शासन और सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त है। आखिर एक बार फिर सच में यह माना जाएगा कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो गलतियां की थी, जो अहंकार उनके सिर पर चढ़कर बोलने लगा था, वही अहंकार एक बार कहीं न कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के नेताओं में दिखने लगा था। मुंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूँ। मेरे खाने का तो मैं तो 5 रुपए से भी कम का खाना खाता हूँ। सुना आपने कांग्रेस के ये नेता कैसे गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राज बब्बर 12 रुपए में खाने की थाली की बात करते हैं, तो उन्हीं की पार्टी के रशीद मसूद एक कदम आगे बढ़कर दावा करते हैं कि सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। इतना ही नहीं, रशीद मसूद ने तो यहाँ तक दावा किया कि वो खुद 5 रुपए से भी कम में भरपेट खाना खा लेते हैं। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता है। कैसे खा सकते हैं सिर्फ 5 रुपए में? दोनों वक्त का खाना, दोनों वक्त का नहीं, दोनों वक्त का नहीं, एक वक्त का खाना 5 रुपए दिल्ली में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना? जुमा मस्जिद में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना 5 रुपए? मेरे खाने का तो मैं तो 5 रुपए से भी कम का खाना खाता हूँ। आज बंबई के अंदर शहर में, बंबई के अंदर शहर के अंदर, शायद आप गए भी होंगे, यहां भी होता होगा, ऐसी बात नहीं है। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। गरीबी की परिभाषा देने में कांग्रेस के ये नेता योजना आयोग से भी आगे बढ़ गए हैं। योजना आयोग ने तो 33 रुपए खर्च करने वाले को गरीब मानने से इनकार किया था, लेकिन रशीद मसूद ने तो 5 रुपए में ही निपटा दिया। गरीबी पर कांग्रेस की इस नई परिभाषा से बीजेपी भाग गई है। बीजेपी बोली, कांग्रेस अब गरीबों का मजाक उड़ा रही है। गरीबों का और गरीबी का मजाक उड़ा रही है, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस के रशीद मसूद कहां खाना खाते हैं। उनकी माने तो जामा मस्जिद इलाके में 5 रुपए। हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी परिवार नहीं चलाया और परिवार से दूर एकांकी जीवन जीते रहे, और यही बात जब उन्हें जनता का समर्थन मिला तो उन्हें बहुमत मिलने के बाद हुआ, और वे अपने मन से, अपने मिजाज से बीजेपी के बहुमत के साथ सरकार चलाते रहे। 10 साल उन्होंने ऐसे ही सरकार चलाई है। अब जनता ने उन्हें एक परीक्षा में डाला है। उन्हें बहुमत नहीं मिलने के बाद बीजेपी के साथ साथ अपने साथी दलों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तथा अन्य दलों को साथ लेकर एक परिवार चलाने का अनुभव भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। उन्हें एक अच्छा परिवार का मुखिया बनकर दिखाना होगा, और साथ में यह दिखाना होगा कि उन्होंने जो देश के लिए जो गारंटी दी है, उन्होंने देश के हित में जो फैसले, कड़े फैसले लेने का वचन दिया है, उसे वो कैसे पूरा करते हैं। और यही भाजपा तथा एनडीए के भविष्य को तय करेगा। धन्यवाद, प्रणाम। मोदी और भाजपा को लगाम लगाने वाली चुनाव नहीं है। ये चुनाव जनता ने यह चेक करने के लिए भी दिया था। यह वोट थोड़ा सा जनता ने उतना ही बढ़ाया, उतना ही वोट दिया जितना में वो सरकार ना बना सके और उनके कैरेक्टर को चेक किया जा सके। और जनता ने इंडिया गठबंधन के दल के नेताओं के कैरेक्टर को भी चेक कर लिया कि उनको थोड़ा सा ज्यादा वोट देने के बाद वो उसके लायक है कि नहीं। भविष्य में अगर उन्हें मौका दिया जाता है तो वो शालीनता बरतते हैं, जनता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। लड़कियों बाद में उनका मतभेद हो गया, और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती, मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए बीजेपी ने
नरेंद्र मोदी जी को काशी की सीट पर खड़ा किया था, बनारस की सीट पर खड़ा किया था। बनारस में भी कॉरिडोर बना है, बनारस में भी धार्मिक संस्थानों को बढ़िया किया गया। लेकिन मैं नहीं जानता इस बात में कितनी सच्चाई है, परंतु विपक्ष ने आरोप लगाया है कि गंगा में जो नाव चलाने वाले नाविक थे, उनकी जगह पर बड़े बड़े बोट वाले, बड़े बड़े स्टीमर वाले लोगों को काम दे दिया गया और उससे गरीब छूटता चला गया, गरीबों को पीड़ा हुई। अगर ये बात सच है तो फिर ये बात निश्चित रूप से तय है कि उस बात ने उनके बीजेपी के एनडीए के वोट को घटा दिया। अन्यथा नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बनारस की सीट से, जो विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता कहे जाते हैं, वह मात्र 1.5 लाख वोट के मार्जिन से जीते, ये बात कहीं पचती नहीं है। उन्हें तो निश्चित रूप से 10 लाख वोट के अंतर से जीतना चाहिए था। बीजेपी ने भी वही गलतियां की जिसका आरोप वो इंडिया गठबंधन के दल के लोगों पर लगाती रही थी। बीजेपी ने भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ शरण दिया। बीजेपी ने परिवारवाद का विरोध नहीं किया। अपने दल, अपने साथी, अपने गठबंधन और अपने दल के लोगों को परिवारवाद का बढ़ावा देने के लिए उसने कोई रोक नहीं लगाई। तो आप जिन बातों को लेकर के दूसरे दल को, दूसरे लोगों को कोसते रहते हैं, दूसरे दल के लोगों को शिकायत करते रहते हैं, वो बातें अगर आप अपने ऊपर लागू नहीं करते तो जनता जो देखने में बेवकूफ जैसी लगती है, भोली भाली लगती है, वो हर बात समझती है और ऐन वक्त पर अपना मोहर, अपना वोट, अपनी ताकत दिखा देती है। ये बात 4 जून को साबित हो गया। आप उन लोगों को की उपेक्षा की गई जो जनता से सीधे जुड़े थे। मैं बात कर रहा हूं शिवराज सिंह चौहान, एमपी के 29 में से 29 सीट जिताने वाले, 8.5 लाख वोट के अंतर से जीतने वाले शिवराज सिंह चौहान कहने के लिए टीवी पर मामा नहीं थे। इसका मतलब है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की तमाम जनता के बीच में मामा का अपना कर्तव्य निभाया था और मामा ने यह साबित कर दिया कि उनकी लोकप्रियता के कारण उनको हटाया गया था। जनता ने यह साबित किया कि मामा अभी भी एमपी में मामा ही है और मामा सच्चा मामा है, वो कोई राजनीतिक मामा नहीं है। तभी शिवराज सिंह चौहान ने रिकॉर्ड सबसे ज्यादा वोट से जीत हासिल की और एमपी के 29 में से 29 सीट को जिता करके बीजेपी की नाक बचा ली। इसी तरह अगर आप बात करें तो अयोध्या में तो राम आए हैं। अयोध्या में तो 500 साल के बाद आपने राम को लाया था। अयोध्या सीट हारने का कारण क्या था? आत्मचिंतन, आत्ममंथन तो कर ही रहे होंगे लोग। लेकिन अगर जो वीडियो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जो दिखाया जा रहा है यूट्यूब पर, अगर उसको हम सच मान लें तो निश्चित रूप से अगर कॉरिडोर में काम करने वाले सैकड़ों वर्षों के गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी छीनी है तो पहले पेट फिर पूजा, आपने सुना होगा। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि खाली पेट कोई व्यक्ति पूजा करने जाएगा और फिर आपको वोट करेगा? उसका गुस्सा वोट के रूप में निकला और फिर अयोध्या जैसे सीट, फैजाबाद सीट पर आपकी हार हुई। ऐसी कई सीटें हैं जिन सीटों पर आपकी हार हुई। आपने सिर्फ 5 रुपए में कैसे पेट भरा जाता है, ये बता रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रशीद मसूद। रशीद साहब कह रहे हैं कि दिल्ली में 5 रुपए में पेट भर खाना खाया जा सकता है। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। कैसे खा सकते हैं सर 5 रुपए में? खाते हैं दोनों वक्त का नहीं, दोनों वक्त का नहीं, एक वक्त का खाना 5 रुपए दिल्ली में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना जुमा मस्जिद में मिलता है। जगह भी बता रहे हैं कि जामा मस्जिद के इलाके के होटल में 5 रुपए में खाना मिल जाता है। अब ये तो राशिद साहब ही जाने कि जामा मस्जिद के किस होटल में 5 रुपए में खाना मिलता है। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। कैसे खा सकते हैं सर 5 रुपए में? खाते हैं दोनों वक्त का नहीं, दोनों वक्त का नहीं, एक वक्त का खाना 5 रुपए दिल्ली में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना जुमा मस्जिद में मिलता है। जहां तक हमारी जानकारी है, दिल्ली में 5 रुपए में खाना मिलना आज के दौर में नामुमकिन है। दिल्ली में सस्ती से सस्ती रोटी 3 रुपए की मिलती है, जहां एक कप चाय के लिए भी 6 से 7 रुपए चुकाने पड़ते हैं। फिर ऐसा कौन सा होटल है जहां दाल, रोटी और चावल की थाली, वो भी भरपेट, सिर्फ 5 रुपए में मिल जाए? लेकिन मसूद साहब अपनी 5 रुपए की थ्योरी पर कायम हैं। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं।
कैसे खा सकते हैं सर 5 रुपए में? खाते हैं खाना दोनों वक्त का नहीं, दोनों वक्त का नहीं, एक वक्त का खाना 5 रुपए दिल्ली में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना? जुमा मस्जिद में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना 5 रुपए? मेरे खाने का तो मैं तो 5 रुपए से भी कम का खाना खाता हूँ, मैं तो बीमारी की वजह से। मेरा आम आदमी तो बीमार नहीं, मेरा खाना तो 5 रुपए से कम का है। 2 दिन पहले योजना आयोग की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि गांव में 28 रुपए और शहर में 33 रुपए कमाने वाले गरीबों की श्रेणी में नहीं आते हैं। बस फिर क्या था, कांग्रेस के नेता अपनी सरकार के समर्थन में कुछ ऐसे उतरे कि अजीबोगरीब बयान देते चले गए। कल ही की बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता राज बब्बर ने बताया था कि सिर्फ 12 रुपए में मुंबई जैसे महानगर में पेट भरा जा सकता है। आज बंबई के अंदर शहर के अंदर शायद आप गए भी होंगे, यहां भी होता होगा, ऐसी बात नहीं है। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। नहीं सा वड़ा पाव नहीं, चावल इतना, दाल सांबर और उसके साथ में सब्जी के थोड़े थोड़े छौंके भी मिल जाते। लगता है फिल्मों की दुनिया से गहरा वास्ता रखने वाले राज बब्बर कभी कभी हकीकत की दुनिया से दूर हो जाते हैं। तभी तो कह गए कि 12 रुपए में पेट भरा जा सकता है। बंबई के अंदर शहर के अंदर शायद आप गए भी होंगे, यहां भी होता होगा, ऐसी बात नहीं है। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। नहीं सा वड़ा पाव नहीं, चावल इतना, दाल सांबर और उसके साथ में सब्जी के थोड़े थोड़े छौंके भी मिल जाते। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल, मुंबई जैसे महंगे शहर में कहां मिलता है 12 रुपए का खाना? वो भी खाने वाला जितना खाए, दाल चावल ऊपर से सांभर और सब्जी भी। पहले ही योजना आयोग की रिपोर्ट का दिया घाव भरा नहीं है और ऐसे में कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान मरहम कम, गरीबी का मजाक उड़ाते ज्यादा दिख रहे हैं। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं।